वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो छात्रों कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में तो जी जान एक कर दिए होंगे 2022 के मैट्रिक के लिए। तो आज इसी को देखते हुए मैं क्लास 10 के हिंदी का सेकेंड पार्ट जो होता है वर्णिका भाग 2 उन्हीं का लेके आया हूँ। और इसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है 5 अध्याय से, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर आया तो आप बोलिएगा कि सर आप इससे बाहर आ गया, जो आपको बोलना हो तो ठीक है। तो फटाफट कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे आप नोट डाउन करके लिखते जाइए। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके पास है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो आपके पास है, इसका सही आंसर आप देख लेंगे, इसका क्या होगा? ये होगा श्रीनिवास। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, मंगम्मा क्या बेचती थी? थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में थोड़ा मिस है। तो मंगम्मा क्या बेचती थी? तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा? दही। नेक्स्ट सवाल है, रंगप्पा था, तो रंगप्पा क्या था? आपको बताना है। रंगप्पा क्या था? तो ये एक जुआरी था। क्या था? ये जुआरी था। नेक्स्ट है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट सवाल है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ये किस कहानी की है? दही वाली मंगम्मा। फटाफट। नेक्स्ट सवाल है, मंगम्मा की बहू क्या नाम था? मंगम्मा बहू का क्या नाम था? तो आप सब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही होगा नजम्मा। ओके। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो कौन सा क्या था? दही वाली मंगम्मा का। नेक्स्ट है, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो किसे देती है? तो ये बहुओं को संदेश देती है। नेक्स्ट है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका कौन है? मंगम्मा। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपके पास है कर्नाटक। चलिए, आपको मज़ा आ रहा है, फटाफट लिखते जाइए, पॉज कीजिए, लिखिए। और अगर अभी तक शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, MSCC एजुकेशन समेली। चलिए, 11 नंबर सवाल आपके पास है, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? फिर से एक बार, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो सदस्य 4 थे, एक सास, बहू, पोता और उसके बाद बेटा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, कथाकार के वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो कौन सी दिया करती थी? तो आपके सामने है दही। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? तो क्या कहती थी? तो आपके सामने है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? माँ जी। नहीं, बार बार वो कहती थी माँ जी, आज न मेरे यहाँ ये हुआ, माँ जी है, तो वो बार बार। अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो ये कौन थी? नजम्मा। क्योंकि मंगम्मा से जैसे ही अलग हो गया तो नजम्मा ही तो उसके अथी बना ना, कि जैसे जाना कि इसने इसको कोई पैसा मांग रहा है रंगप्पा के बारे में, तो इन्होंने दिमाग लगाया। तो नेक्स्ट सवाल आपके पास है, मंगम्मा का प्रतिनिधित्व करती है। मंगम्मा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह करती है ग्रामीण महिला की। किसकी? एक ग्रामीण महिला की। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, बहू की दशा कैसी थी? ठीक है, बहू की दशा कैसी थी? तो कैसी थी? ये थे मगरमच्छ जैसी। नेक्स्ट सवाल है, दही वाली मंगम्मा मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन थे? हिंदी अनुवादक कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B.R. नारायण। थोड़ा सा मिसिंग है, इसलिए मतलब थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपसे हम बोल रहे हैं आपसे। रंगप्पा कौन था? तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ना तो मंगम्मा पुत्र था, ना जन्मंगा भाई था, वो सिर्फ गांव का एक देहाती था, वो क्या कहता है, गंजेरी मंगेरी था। ठीक। नेक्स्ट सवाल आपके पास है 19 नंबर, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? तो ये कथावाचक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। नेक्स्ट सवाल, अब दूसरा चैप्टर लेकर चलते हैं। दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास, उड़िया कहानी है
और कहानीकार है सात कोड़ी होता है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको पढ़ना चाहिए, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका पहला सवाल है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लक्ष्मी। नेक्स्ट सवाल है, बाढ़ की समस्या देश कहानी के केंद्र में है। तो ये ढहते विश्वास कहानी में है। नेक्स्ट है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ये है ढहते विश्वास। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। तो अगर आपको इस कहानी को जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कहानी क्या रंग लाता है। तो अगला सवाल है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास है उड़िया भाषा से। नेक्स्ट सवाल है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? अच्युत। सवाल आगे, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ये किसके अनुसार है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट सवाल है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा राज्य को। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, गुणनिधि कहाँ लौटा था? तो ये कहाँ लौटा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देख लेते हैं सही आंसर क्या है। तो अगर पढ़ेंगे तो गुणनिधि कहाँ लौटा था? कटक, बगल में ही कटक, वहाँ गया था पढ़ने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया? तो कौन लग गया? तो ये गुणनिधि लग गया। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पास है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण क्या है? तो ये उड़ीसा का क्या है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो फटाफट देखिए कौन सा नदी का हो रहा है इसमें। तो अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे कहानी तो भी पता चलेगा। तो ये होगा महानंदा नदी। नेक्स्ट सवाल है, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित है? तो ये उड़िया भाषा, क्योंकि उड़ीसा की कहानी तो उड़िया भाषा में। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने में लगा हुआ है? तो ये किस में है? तो ये हो जाएगा दलई बांध, बगल में ये पास में ही दलई बांध। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात कौड़ी होता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, लक्ष्मी कौन थी? तो एक दीनहीन महिला थी। क्या थी? दीनहीन महिला थी। नेक्स्ट है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी जो पुरखों से मिला था। लक्ष्मी के गांव के समय में किस देवी देवता के मंदिर थे? तो किस देवी देवता के मंदिर थे? माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के। और इसमें ऑब्जेक्टिव है, 2-3 ऑब्जेक्टिव है जो आप जानते हो। जैसे इसका पति का नाम लक्ष्मण और पति कहाँ काम करते थे? कलकत्ता में, वह इससे भी उसका भरण पोषण नहीं होता था वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है 3 नंबर, माँ। गुजराती कहानी है ये और कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। बहुत मज़ा वाला कहानी है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ही मज़ा आएगा। चलिए तो फिलहाल मैं कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ इसके। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कवि थे? तो किस भाषा के कवि थे? ये हो जाएगा आपका गुजराती भाषा। ईश्वर पेटलीकर गुजराती का। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे? तो ये अस्पताल में दे रहे थे। लक्ष्मी का पति कहाँ पे नौकरी करता था? तो ये कहाँ करता था? ये कलकत्ता में करता था। ठीक है, तो ये आ गया, जन्म से ही पागल है। कौन पागल है? ये हो जाएगा मंगू। लक्ष्मी देश कहानी के केंद्रीय पात्र है, ये है ढहते विश्वास। इसमें भी कुछ घुसिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके पास है, मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देते हैं? तो ये किसकी देते हैं? गौशाला की। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो देखिए फटाफट किससे है? तो ये है गुजराती से। गुजराती भाषा चल रहा था। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थे? ध्यान से 4। कितने थे? 4। एक मंगू की बहन कमू और 2 भाई थे। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। कितनी थी? 3 संतानें थे। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा लेखक रचित है? ये होगा ईश्वर पेटलीकर। किसके द्वारा होता है? ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मंगू किस कहानी के पात्र है? तो किस कहानी के पात्र है? माँ। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ये आपका मंगू हो जाएगा। मंगू हो जाएगा। मंगू की उम्र कितनी थी? तो कितनी थी? 12 साल। ठीक है, अगला है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? मंगू की माँ को पुत्र की संख्या
2 थी। मंगू कैसी लड़की थी, है ना, मंगू कैसी लड़की थी, तो ये गूंगी हो जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, ये सॉरी ये गूंगी तो नहीं होगा, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा ठीक से, ये पागल होगी, क्योंकि उसको सही से कुछ भी चीज़ नहीं, गूंगी तो सिर्फ बोल नहीं सकती, लेकिन पागल इसको कोई हरकत भी नहीं करने आता। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माँ का वाजिब है, माँ कहानी तो माँ का ही ना। माँ किस भाषा में रचित कहानी है, तो किस भाषा में रचित कहानी है, तो ये अभी तुरंत पढ़ाए, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, गुजराती। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू को माँ के अस्पताल भेजे, तो ये कुसुम एक लड़की थी। अगर आपको इस कहानी को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। कुसुम उसी गांव की लड़की थी, पढ़ती लिखती थी, लेकिन एकाएक पागल हो गई। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है, तो किनके द्वारा अनुदित है, तो अनुदित यानी उसको मतलब लिखा उखा किसके द्वारा गया है, मतलब किस रचना, वो नहीं, उसी को कौन टू कॉपी नहीं होता वही कहता है, ये गोपाल दास नागर द्वारा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो ये जन्म से ही था। माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन, माजी में ना मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या प्रसन्नता हुई, वह भी पागल हो गई। नहीं, ये नहीं होना था, तब जब वो उसको छोड़ के वहाँ गए तो दूसरे दिन ही वो पागल हो गई। ईश्वर पेटलिकर की रचना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर ने क्या रचना किया था, तो सही आंसर क्या होगा, खून की सगाई। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे, तो वहाँ पे व्यवहार उसका जो था बहुत अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट है, माँ कहानी में कौन पागल थी, तो मंगू पागल थी। ओके, नेक्स्ट सवाल आपके पास है, और इस अध्याय का जो तीसरा अध्याय का है माँ का, उसका अंतिम है। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पा सकती है, युक्ति किसकी है, यह युक्ति समाज के लोगों की है। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर, फटाफट चलते हैं। चौथा चैप्टर है नगर। नगर के ये एक तमिल कहानी है, और कहानी है सुजाता की, यानी कि कहानी के कहानीकार कौन है, सुजाता। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, चलिए वो आ गया उसका, ये हो जाएगा कलकत्ता। वन सेकेंड ये रिपीट दूसरे में घुसा दिया ताकि आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे कि कहानी उस कहानी में था, एक आएगा इसमें कैसे आ गया, ये याद करने के लिए एक ट्रिक है। पापत्ती को उसकी माँ के इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गए थे, तो कौन से शहर लेके गए थे, ये मदुरै, मथुरा, मदुरै सुने हो ना, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। पापत्ती डेस कहानी की पात्रा, वन सेकेंड आया ना पापत्ती, ये आ जाएगी माँ। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, वली अमाल किस गांव से आया था, मुनांडी पट्टी, किससे आया था, मुनांडी पट्टी। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो किस लेखक का पूरा नाम है, तो ये सुजाता का पूरा नाम है, किसका नाम है, सुजाता का। पापत्ती का को कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस, कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, ये तमिल भाषा से हो जाएगा, किस भाषा से हो जाएगा, तमिल भाषा से, क्योंकि तमिलनाडु की है, तमिल कहानी से तमिल भाषा होगा। पापत्ती की उम्र क्या थी, तो पापत्ती की उम्र क्या थी, ये आपका 12 साल हो गया, ये पिछली कहानी का है। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, नगर की बात करें तो ये है सुजाता, अभी तुरंत ऊपर में बता दिए थे, सुजाता। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, वली अमाल की पुत्री कौन थी, तो वली अमाल की पुत्री कौन थी, तो फटाफट देखिए कौन है, ये हो जाएगा पापत्ती। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप फटाफट देखिए क्या होगा, इसका जन्म हुआ था तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ये होगा पापत्ती। नेक्स्ट है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो इसमें किसका, कौन सा, मदुरै। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, बड़े डॉक्टर साहब पापत्ती के संदर्भ में क्या आदेश मतलब क्या संदर्भ में क्या आदर्श किए थे, तो इन्होंने किए थे आदेश जो दे के रखा था बड़े डॉक्टर साहब ने, ये दे के रखा था कि अस्पताल में भर्ती करने हेतु अर्जेंट इसको अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। नेक्स्ट है, पापत्ती कौन थी, पापत्ती
कौन थी? तो ये होगा वल्लीमाल की पुत्री, वल्लीमाल की पुत्री। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो कितनी हो चुकी है? 25 से भी अधिक सुजाता की। नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो किस रचना से? आधुनिक तमिल कहानियों से। किससे है? आधुनिक तमिल कहानियों से। चलिए नेक्स्ट सवाल है, धरती कब तक घूमेगी? यह है राजस्थानी कहानी, कहानीकार है सांवरदैया। तो शुरू करते हैं वहाँ के राजस्थान के बारे में कुछ कहानी है। धरती कब तक घूमेगी इसका है पहला क्वेश्चन है, सीता को कितने पुत्र थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 पुत्र थे। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो अभी तुरंत हो गया है सांवरदैया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आपके पास, तीनों बेटे की माँ कौन है? तीनों बेटों की माँ कौन है? सीता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फटाफट। सांवरदैया देश भाषा के सफल कहानीकार थे। तो कहानीकार थे तो ये राजस्थानी के, किसके होंगे? राजस्थानी। नेक्स्ट सवाल है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो ये तुरंत भी हुआ था सांवरदैया। नेक्स्ट है, सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो इसका बड़े पुत्र का नाम क्या था? कैलाश। फटाफट मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पास है 7वां नंबर, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो अभी तुरंत हुआ था, ये था राजस्थानी भाषा से। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए में हमारी खरीदने का निर्णय किया था? तीनों बेटे तो 50-50 रुपए के। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? बहुत जबरदस्त, क्या घुटन है ना। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? ये थी सीता की। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 11 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलिए। ये हो जाएगा आपका सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता है? तो इसमें बताया गया है किसकी प्रधानता है? तो इसमें नारी की प्रधानता के बारे में बताया। नेक्स्ट सवाल है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो वंस अगेन राजस्थानी। नेक्स्ट, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका अनुवादक कौन है? तो आप लोग जानो, एक ही है सांवरदैया। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर कि जब बेटों ने क्या बोला, 50-50 रुपए देने की बात सुनकर। और 17 नंबर है और अंतिम है ये, धरती कब तक घूमेगी संकलित है। तो ये संकलित क्या है? समकालीन भारतीय साहित्य से। तो छात्रों कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन? और बता दूं कि ये आपका सेकेंड हिंदी का मैट्रिक का है, टोटल समाप्त हो गया, इससे बाहर आने वाला नहीं है। फिलहाल अगर आएंगे भी तो मैं इस बहुत जल्द सेकेंड पार्ट भी लोड कर दूंगा इसी टाइप का, और इसी से मिलता जुलता ही रहेगा, बस उसमें से कुछ क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे। तो लगे रहिए मेरे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ सबों को इसका बेनिफिट हो। सबों को यह देखे तो सबों को लगे कि वाकई में यह कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, और मैं इसे अपने से बोल बोल के आपको सुना रहा हूँ ताकि सुनकर याद हो जाए। और आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए नए वीडियो के साथ। ये स्पेशल 10th क्लास का है और आशा है कि आप लोग इस पर फॉलो ज़रूर करेंगे, इस बातों को ध्यान में रखेंगे और पढ़ने में मन लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।